हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे जिसका नाम है लिवोलीज थ्योरम। तो जो लिवोलीज थ्योरम है उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट एग्ज़ाम में भी और सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम में भी। हम पहले डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे जो हमने पहले पढ़ी हुई है, फिर उसके बाद हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो डेफिनेशन है उसको दो तीन तरीके से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज में वाली डेफिनेशन है उसको लिखा है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि सपोज फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, कौन कौन सी, कि एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक, कि फंक्शन एनालिटिक है। ये चीज़ पहले बोल रखी है कि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, मतलब ये जो दोनों कंडीशन है ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। कि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। इस वाली चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, फर्स्ट वाली चीज़ को कि एंटायर है फंक्शन, क्योंकि जब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एनालिटिक है तो इसका मतलब फंक्शन एंटायर है, ठीक है। कि अगर फंक्शन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एनालिटिक है, दूसरा सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। दैट मीन्स जो एफ ऑफ जेड का जो मॉडुलस है वो हमेशा लेस देन एम, या फिर बोल सकते हैं लेस देन इक्वल टू एम है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। एम कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा रियल नंबर होता है। तो फंक्शन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एनालिटिक है और सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए फंक्शन है वो बाउंडेड है, ठीक है। देन फंक्शन एफ ऑफ जेड मस्ट बी, यहाँ पर गलती से मैंने एंटायर लिख दिया था, यहाँ पर आएगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। कि तो हमेशा ऐसा फंक्शन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कि कोई ऐसा फंक्शन जो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एनालिटिक है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए बाउंडेड भी है, तो वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। नॉन कांस्टेंट फंक्शन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर इसी चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं कि द ओनली एंटायर प्लस बाउंडेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, the only function which is entire plus bounded for all complex numbers is constant function, ठीक है। तो ये बोला गया, जब एंटायर बोल दिया तो इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ तो साथ में आ गई कि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी एनालिटिक है। दैट और साथ में क्या है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, द ओनली, तो वो कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। द ओनली इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ही हो सकता है, ठीक है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो सकता। इसी चीज़ को ये भी लिखा जाता है, बिल्कुल ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है ये वाली, कि द ओनली एंटायर एंड बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन होता है जो एंटायर भी होता है और बाउंडेड भी होता है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो नेगेशन वाली जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा काम आती है नेगेशन वाली। कि जब हमने बोला है कि एंटायर प्लस बाउंडेड इज़ कांस्टेंट, बट बाउंडेड कहाँ पर, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ पोर्शन लिया उसके लिए तो इमेज है वो बाउंडेड मिल रही है, बाकी जो है वो अनबाउंडेड मिल रहा है। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो इसी की एक कोरोलरी है वो ज़्यादा, ये वाली इस डेफिनेशन से भी ज़्यादा यूज होती है कि द नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज़ ऑलवेज अनबाउंडेड। हमने क्या बोला है कि फंक्शन एंटायर है प्लस बाउंडेड है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए बाउंडेड है, तो इसका मतलब वो क्या है, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ही होगा हमेशा। तो अगर कोई भी फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, ठीक है, नॉन कांस्टेंट, एन सी लिख दिया, नॉन कांस्टेंट है, प्लस वो फंक्शन एंटायर भी है, ठीक है। तो नॉन कांस्टेंट प्लस एंटायर है तो वो हमेशा क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। क्योंकि देखो जब नॉन कांस्टेंट है और एंटायर भी है, एंटायर तो बोल ही दिया, तो एंटायर के साथ अगर कांस्टेंट हो जाता तो वो एंटायर, यहाँ से हम बोल देते हमेशा वो बाउंडेड ही हो सकता था ऐसा फंक्शन। लेकिन जब वो फंक्शन नॉन कांस्टेंट कोई फंक्शन है और वो एंटायर है, मतलब पूरे सी प्लेन के ऊपर एनालिटिक है, तो वो हमेशा अनबाउंडेड ही होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कौन से,
साइन जेड, कोस जेड, ई रेज टू पावर जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस हाइपरबोलिक जेड, ऐसे टाइप के फंक्शंस हैं। और एक हम ले सकते हैं पोलिनोमियल फंक्शन भी, ठीक है। ये पोलिनोमियल में हमें लेना पड़ेगा नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। मतलब कि जिसकी डिग्री कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 डिग्री, 1 या उससे ज़्यादा डिग्री वाला। क्योंकि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है ना, हम बोल सकते हैं कि भाई 5 है, एक कांस्टेंट, ये एक पोलिनोमियल है 0 डिग्री की पोलिनोमियल, ये तो कांस्टेंट है, पर हमें कौन सी, 1 या उससे ज़्यादा डिग्री वाली, ठीक है। तो इसका मतलब, और 0 नहीं लेना है क्योंकि 0 पोलिनोमियल भी तो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये वाली टाइप के कुछ फंक्शंस हैं, ये कौन से हैं, जो कि हमें क्लियरली पता है कि ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, और ये एंटायर भी हैं, सारे के सारे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर क्या है, एनालिटिक भी हैं। तो और कौन से फंक्शन, ये अनबाउंडेड है, क्योंकि ये साइन, जब हम ये रियल में बात करते थे ना कि साइन एक्स का हमें पता था कि ये वाला ना यहाँ से -1 से 1 के बीच की रेंज में रहेगा, तो वे बाउंडेड होता है। लेकिन जो साइन जेड है, कोस जेड है, ई की पावर जेड है, ये सारे क्या है, अनबाउंडेड फंक्शंस हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि ये अनबाउंडेड कैसे हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम किसी एक लेक्चर में ये वाली चीज़ प्रूव कर देंगे कि ये वाले जो फंक्शंस हैं वो अनबाउंडेड कैसे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि ये वाले एग्जांपल्स हम याद रख सकते हैं कि जो जो फंक्शन एंटायर है और साथ में क्या है, नॉन कांस्टेंट है, तो वो हमेशा अनबाउंडेड ही होगा। ये वाली करोलरी बहुत ज़्यादा काम में आती है, हमें जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तब ये वाली चीज़ हमें क्लियरली दिख भी जाएगी। तो अभी हम अपनी जो थ्योरम है कि एंटायर प्लस बाउंडेड इम्प्लाइज कांस्टेंट, उसके ऊपर 1-2 एग्जांपल्स करते हैं। तो हमें दिया गया है कि एक फंक्शन है जो सी प्लेन से, कॉम्प्लेक्स प्लेन से डिफाइन कर रखा है। कहाँ पर डिफाइन कर रखा है, वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट mod of z-6-8 iota is less than equal to 100 is an analytic function। उन्होंने बोल रखा है कि एक ऐसा फंक्शन है जो क्या कर रखा है, सी प्लेन, इधर क्या है, सी प्लेन है ये पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, और क्या बोल रखा है, z-6-8 आयोटा। तो इसको इधर करके देखते हैं। एक मिनट, हमें बोला गया है कि इधर सी प्लेन से लेकर इधर फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ, ये सी प्लेन है। क्या बोला गया कि इस तरीके से है कुछ डिफाइन, z-6-8 आयोटा का जो मॉडुलस है लेस देन इक्वल टू है 100 से। तो अगर ये लिख रखा है z-6-8 आयोटा, ठीक है, तो इस वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं z-6 प्लस का 8 आयोटा, इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है 100 से, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये एक डिस्क है, ये वाली चीज़ एक क्लोज्ड डिस्क को डिफाइन कर रहा है जिसका सेंटर किसके ऊपर है, 6-8 जिसका सेंटर है और जिसकी रेडियस कितनी है, 100, ठीक है। तो इधर ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा 6-8 रेडियस का, 6-8 सेंटर है जिसका, और 100 रेडियस का, ठीक है। तो हमेशा एफ ऑफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है इस 100 से, दैट एफ ऑफ जेड -6-8 आयोटा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ से कि इस वाली, ये वाली जो डिस्क है ना, इसके अंदर हमारा फंक्शन हमेशा रहेगा। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। और साथ में क्या बोल रखा है कि फंक्शन ना एंटायर का हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर सी से लेकर और इस वाली डोमेन के ऊपर डिफाइन कर रखा है, ठीक है, ये वाला सी, और बोल रखा है ये फंक्शन एनालिटिक है। जब यहाँ से पूरे सी से लेकर यहाँ पर डिफाइन है और बोल रखा है कि फंक्शन ये एनालिटिक है, दैट मीन्स पूरे के पूरे सी के ऊपर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा फंक्शन एंटायर फंक्शन है
जहाँ जो फंक्शन क्या साथ में एंटायर हो गया और कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ से z माइनस के 6 माइनस 8 आइटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 100 है, वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स इधर लेने हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली चीज़ कर सकते हैं जो यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है ना z माइनस 6। एक काम कर सकते हैं कि इधर ना इसको w मान सकते हैं, w माइनस के 6 माइनस के 8 आयोटा, ठीक है। और w क्या होता है, f ऑफ z होता है, दैट मीन्स f ऑफ z माइनस के 6 माइनस 8 आयोटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है 100 से, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से कि सिंस एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, फंक्शन एनालिटिक दे रखा है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, तो फंक्शन एंटायर है। एंड साथ में क्या दे रखा है कि एफ जेड, अब देखो यहाँ से एफ जेड का जो मॉडुलस है वो ये वाली चीज़ कैसे आई, जैसे कि उधर हमें बोल रखा है कि वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, क्योंकि उन्होंने नोटेशन जेड से ही दे रखे है, जो इस वाली साइड वाले हैं ना ये वाले, क्योंकि एग्जाम में मेनली ऐसे ही करके देता है, वो डब्ल्यू और जेड हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि इधर वाले यहाँ पर जो इस वाले सी में डोमेन साइडेड मतलब जनरली जिसको हम डोमेन को डोमेन ऐसे बोलते हैं कि वो वाले जो होते उनको हम इधर वालों को हम डोमेन बोल देते हैं, इधर वालों को हम कोडोमेन वाले बोल देते हैं, ठीक है। तो इधर वालों को तो जेड से डिनोट कर देते हैं, इधर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो कि यहाँ पर ये लिख देते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए, लेकिन एग्जाम में जेड लिख के मिल जाता है ज़्यादातर दोनों साइड। तो यहाँ पर बोल रखा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड माइनस 6 माइनस 8 आटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 100 है। तो इस वाली चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि हमारा जो फंक्शन है ना वो इधर सी से लेकर ना सी में कोई जेड है सी प्लेन के अंदर, और इधर जो डब्लू प्लेन है उसके अंदर कोई स्मॉल डब्लू है, यहाँ से यहाँ पर गया है। तो यहाँ पर कौन से लिए हैं, यहाँ पर कोई w माइनस के 6 माइनस 8 आयोटा सच दैट इसका मॉडुलस है लेस देन इक्वल टू 100। दैट मीन्स इस चीज़ को हम बोल सकते हैं ये w किसी f ऑफ z की इमेज है। f ऑफ z माइनस 6 माइनस 8 आयोटा का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू है 100 से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं, अभी जैसे पिछले लेक्चर में ही हमने ये वाली चीज़ को किया था, इस वाली इनइक्वालिटी को यूज किया था कि जो ये ऐसे होता है z1 माइनस z2 का जो मॉडुलस होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस के मॉडुलस ऑफ z2, ठीक है। और ये बड़ा किससे होता है कि जो ये वाली चीज़ होती है ना z1 माइनस z2 का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 और पूरे का मॉडुलस, ऐसे इस वाली चीज़ का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इससे, तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है ना ये वाली चीज़ किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड का मॉडुलस माइनस के ये वाली चीज़ का मॉडुलस। इसको हम माइनस को बाहर निकाल के ऐसे कर सकते हैं ना 6 प्लस के 8 आयोटा, तो साथ में किसका मॉडुलस 6 प्लस के 8 आयोटा का मॉडुलस, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है 100 से, यहाँ पर 100, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं कि जो f ऑफ z का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू है 100, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस ये वाला 6 प्लस के 8 आयोटा का मॉडुलस, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली चीज़ यहाँ पर कर रखी है ये वाली। तो 6 प्लस 8 आयोटा, 6 प्लस 8 आयोटा का मॉडुलस कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पर 36 प्लस 64 अंडर द रूट, तो यहाँ से हमें मिल गया ये वाली चीज़ ये 100, और यहाँ से ये मिलेगा 100 का अंडर रूट ये 10 मिल जाएगा, तो 110। दैट मीन्स एफ ऑफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होगा 110, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चीज़ हमने सिर्फ एक बार कैलकुलेशन करके देख लिया है ऐसे करके, लेकिन वैसे भी हमें पता चल रहा था कि यहाँ पर जो ये हमें जो डोमेन कोडोमेन इस साइड दे रखे है वो इस टाइप की दे रखी है कि ये एक ना डिस्क है, एक क्लोज्ड डिस्क है, तो हमेशा हमारे फंक्शन है इसी डिस्क के अंदर रहेगा, यानी कि जो इमेज आएगी वो हमेशा ही 6 और 8 आयोटा के ऊपर सेंटर्ड एक सर्कल है
एक डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है 100, उसके अंदर या फिर उसकी बाउंड्री मतलब उससे बाहर नहीं जा सकती इमेज हमेशा। तो वहाँ से भी हमें आइडिया लग गया था कि क्या होगी, हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगा फंक्शन। यानी फंक्शन के बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि उसकी जो भी फंक्शनल वैल्यू आएगी वो हमेशा किसी न किसी वैल्यू से छोटी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जैक्टली कैलकुलेट भी कर लिया। वैसे एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये पूरी वैल्यू निकाल कर कैलकुलेट करें, कर पा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, नहीं तो वहाँ पर तो हमें इसी चीज़ से आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर ये वाला कि इस यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर रेडियस है, इस तरीके से ये वाला इससे लेस देन इक्वल टू है, बोल सकते हैं कि ये बाउंडेड है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा एंटायर है और साथ में बाउंडेड है, तो एंटायर प्लस बाउंडेड हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा। मतलब कि हर एक हम कोई भी जेड दे, कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट फंक्शन जो होता था, तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सम सी फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये सी कौन सा है, वो अल्फ़ाबेटिकल वाला सी, मतलब जिसको हम कांस्टेंट डिनोट कर रहे हैं वो वाला सी, और ये वाला जो सी है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें, कोई भी जेड लें हम कॉम्प्लेक्स प्लेन से, उसकी वैल्यू चाहे इसको कुछ के मान लो, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, तो कि एफ ऑफ जेड हमेशा हमें यही वैल्यू देगा के फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन की किसी भी नंबर जेड के लिए हमें हमेशा फंक्शन की वही वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा फंक्शन क्या होगा, बाय लिवोलीज थ्योरम फंक्शन एंटायर प्लस बाउंडेड आ गया, तो फंक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, फंक्शन कांस्टेंट है, तो अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि फंक्शन की ना 7 + 10 आयोटा, ये 7 + 10 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू 7 + 10 आयोटा है। ठीक है, इसके ऊपर जो वैल्यू आई है ना, कितनी आई है, 3 + 4 आयोटा आई है। तो हमें पता चल गया है कि फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, तो जो एक पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू आ गई तो सारे पॉइंट्स के ऊपर ही यही वैल्यू आएगी। मतलब कि जो फंक्शन है ना वो यही बन जाएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, और 3 + 4 आयोटा हम मान सकते हैं कोई डब्ल्यू है, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इसमें जेड नहीं है। तो इसीलिए कोई भी दूसरा पॉइंट उठाएंगे, जैसे हम एफ ऑफ 0 निकालें, एफ ऑफ -4 निकालें, एफ ऑफ 3 + 4 आयोटा निकालें, एफ ऑफ 5 + 6 आयोटा निकालें, कुछ भी वैल्यू निकालें कॉम्प्लेक्स प्लेन से, किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालेंगे, किसी भी जेड के ऊपर, हमेशा हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, यही डब्ल्यू मिलने वाली है, जहाँ यानी कि ये वाला 3 + 4 आयोटा, क्योंकि हमारा फंक्शन प्रूव हो गया है कि कॉन्स्टेंट है। तो इसलिए जो 7 - 10 आयोटा के ऊपर भी जो हम वैल्यू निकालेंगे तो वो भी यही आएगी, 3 + 4 आयोटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहले ये वाली चीज़ देखनी है कि फंक्शन एंटायर प्लस बाउंडेड लग के ये कांस्टेंट हो गया, ये वाली चीज़ हम अप्लाई कर सकते थे। इसके बाद इसी का एक और एग्जांपल है जिसको हम करते हैं, ये वाला एग्जांपल, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, आई थिंक गेट एग्ज़ाम में ही पूछा गया है, गेट या फिर CSIR नेट में, कि एफ जेड एंड जी जेड आर एंटायर फंक्शंस एंड जी जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी इफ़ एफ ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जी जेड, देन हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। एफ ऑफ जेड नोट इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, एफ ऑफ जेड इज कॉन्स्टेंट, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, या फिर फॉर सम C belongs to complex plane f of z is equal to c into g of z। हमें बताना है कि कौन सी चीज़ सही आएगी इनमें से। तो देखो एक बार ये वाली चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, इन्होंने बोला गया कि एफ ऑफ जेड एंड जी जेड बोथ आर एंटायर फंक्शंस। एफ और जी दो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन, एफ भी सी से सी पे डिफाइन कर रखा है, जी भी सी से सी पे डिफाइन कर रखा है, और पूरे के पूरे सी प्लेन के ऊपर दोनों ही क्या है, पूरे सी पे एनालिटिक है, दैट मीन्स एंटायर है। तो पूरे सी पे एंटायर एनालिटिक दे रखे हैं, मतलब एंटायर दे रखे हैं, और साथ में क्या दे रखा है कि जी जेड नॉट इक्वल टू 0 है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जेड एक तो किसी फंक्शन का 0 होना, जैसे कि हम बोल दें कि
साइन जेड इज इक्वल टू 0, तो हम ये निकालते हैं कि जेड की वैल्यू क्या आ सकती है, एन पाई आ सकती है, ठीक है, पाई के मल्टीपल्स आएगी हमेशा। लेकिन इन ये वाला फंक्शन सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर 0 है, किसके ऊपर, एन पाई के ऊपर, साइन जेड वाला। लेकिन कोई फंक्शन जैसे हम निकालें कि ई की पावर जेड वाला फंक्शन, ठीक है, ई की पावर जेड, ये ना कभी भी 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो एक फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे 0 ना होना और कुछ पॉइंट्स पे 0 होना, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। कि फंक्शन ऐसा होता है ना कि कुछ फंक्शन के पास एक भी 0 ना हो, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके पास काउंटेबल 0 होते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके पास अनकाउंटेबल जीरोज भी होते हैं। तो इस तरीके से कि फंक्शन, कोई ऐसा फंक्शन है जी जेड है ना, वो दोनों एंटायर तो हैं, एफ जेड और जी जेड, लेकिन जी जेड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 0 नहीं है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी की 0 नहीं बन रहा है, ठीक है। तो साथ में ये वाली चीज़ दे रखी है कि एफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है जी जेड के मॉडुलस से फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ये इस तरीके से दे रखा हो कि ये वाला फंक्शन लेस नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिंस एफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जी जेड एंड जी जेड नॉट इक्वल टू 0, अगर ये ना यहाँ पर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर ये वाली चीज़ ना दे रखी होती है ना, साथ में सिर्फ ये लिख रखा होता है जी जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0, फॉर ये लिख रखा होता है जी जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम जेड बिलोंग्स टू सी, तो तब हम इसको डिवाइड में नहीं ले जा सकते थे इधर, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा जेड ले लेते जो इसकी 0 बन रहा हो, जैसे मान लो हमने जी जेड को अगर हम साइन जेड मान लें, तो साइन जेड में अगर हम जेड को क्या ले लें, हमने ये वाला ले लिया, पाई ले लिया या फिर 2 पाई ले लिया, मतलब एन पाई में से ही कोई उठा लिया, तो तब तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि साइन एन पाई तो 0 बन जाएगा, तब तो हम साइन जेड को नीचे नहीं ले जा सकते डिनोमिनेटर में, है ना। तो इसीलिए ये वाली कंडीशन ये दे रखी है कि जी जेड ऐसा है जो कि किसी भी फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी नॉन जीरो है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो 0 नहीं बन रहा, तभी हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। कि जैसे आप थोड़ा इसको कनेक्ट करने के लिए ये वाली चीज़ कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 0 नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई थंब रूल बेंचमार्क नहीं है कि हमें हमेशा ही अगर इस तरीके से दे रखा हो कि एक का मॉडुलस दूसरे के मॉडुलस से लेस देन इक्वल टू दे रखा है तो झट से हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, हमेशा नहीं ले जा सकते। ये टाइप की कंडीशन हमेशा होनी चाहिए, तभी ले जा सकते हैं, ठीक है। कि हम कर सकते हैं कि एफ ऑफ जेड का अपॉन जी ऑफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, और हमें पता है कि एफ जेड एंटायर दे रखा है, जी जेड एंटायर दे रखा है। तो अगर कोई फंक्शन एंटायर दो एंटायर फंक्शंस हैं, हमें इस तरीके का बना दिया कि ऊपर भी एंटायर फंक्शन है और नीचे भी एंटायर फंक्शन है, तो साथ में कंडीशन ये होती है कि जो ये वाला जो नीचे वाला फंक्शन है ये कहीं भी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे 0 नहीं होना चाहिए, और जो कि हमारे पास गिवन है कि जी जेड नॉट इक्वल टू 0, तभी जो ये ओवरऑल फंक्शन है ना, हम ये मान सकते हैं कि ऊपर एफ फंक्शन है नीचे जी फंक्शन है, इसको कुछ एच फंक्शन मान लो, ठीक है। तो जैसे हम एच फंक्शन की बात करें तो एच फंक्शन की जो जीरोज़ होंगी वो हमें एच फंक्शन मतलब कहाँ पर एनालिटिक ना हो, अगर क्योंकि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि एच एंटायर होता है या नहीं होता, कब होगा एच एंटायर, ठीक है। कि अगर ये दोनों एंटायर हैं भी ना, अगर एफ और जी, तो साथ में जी का नॉन जीरो होना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर ये जो एच फंक्शन है, ये एच फंक्शन क्या होगा, जहाँ पर ये वाला फंक्शन है, ये जी वाला फंक्शन है, ये क्योंकि डिनोमिनेटर में ये जहाँ पर 0 बन जाएगा तो वहाँ पर हमारा जो, और साथ में अगर उतने ही ऑर्डर की ऊपर वाले फंक्शन के पास 0 नहीं है तो उसकी सिंगुलैरिटी रिमूव नहीं हो पाएगी, और नीचे वाले फंक्शन तो ओवरऑल एच के पास क्या मिल जाएगी, सिंगुलैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि आप क्या मान सकते हो कि एच जेड को हमने टेंजेंट जेड मान लिया, ठीक है। टेंजेंट जेड क्या हो जाएगा, साइन जेड अपॉन में कोस जेड हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि कोस क्या होता है, π/2 के ओड मल्टीपल्स के ऊपर 0 होता है। तो इस केस में हम ये नहीं बोल पाएंगे कि जो एफ अपॉन जी है वो एंटायर होता है, और हमें पता है कि टेंजेंट जेड एंटायर नहीं होता है।
ठीक है। तो इस क्योंकि इसकी जीरोज़ की वजह से, कोस जेड की जीरोज़ की वजह से, ठीक है। तो हमें ये वाली चीज़ कि हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो ये सारे जी जेड नॉन जीरो दे रखा है, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम क्या बोल पाए कि एफ जेड बाई जी जेड भी क्या हो जाएगा, एंटायर हो जाएगा, कि दो एंटायर फंक्शंस हैं उनका हमने एफ बाई जी अगर कर दिया तो वो भी एंटायर होगा। लेकिन कब होगा? सिर्फ तभी होगा जब जो नीचे जो फंक्शन हमने लिया है, जैसे एफ बाई जी क्या है तो नीचे जी लिया, जी बाई एफ करेंगे तो नीचे एफ आएगा। तो जो नीचे वाला जो फंक्शन है डिनोमिनेटर वाला वो नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सी, ठीक है। तो तभी हम ये चीज़ बोल पाएंगे कि एफ बाई जी भी क्या हो जाएगा, उसको कोई नया फंक्शन मान लो एच, वो भी एंटायर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली कंडीशन हमें मिली गई यहाँ से कि एफ बाई जी क्या है का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 से। तो एफ वाई जी को कुछ एच फंक्शन मान लो, तो कि एच का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ गया फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। दैट मीन्स जो एफ बाई जी फंक्शन है या फिर एच फंक्शन मान लो इसको, एफ बाई जी एक एंटायर फंक्शन भी हो गया और साथ में इक्वेशन नंबर 1 से बाउंडेड भी हो गया। दैट मीन्स ये फंक्शन एफ बाई जी है वो एंटायर प्लस बाउंडेड है। इसका मतलब ये लिवोली थ्योरम से ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो अभी आगे ये लिख रखा है कि यहाँ से मिल गया हमें लेस देन इक्वल टू 1। तो आगे ये वाली चीज़ लिख रखी है कि सिंस एफ जेड एंड जी जेड बोथ आर एंटायर फंक्शंस एंड जी जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, सो एफ जेड बाई जी जेड इज ऑल्सो एन एंटायर फंक्शन। सो बाई इक्वेशन एंड ऑल्सो हमें 1 से क्या मिला कि एफ बाई जी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स एफ बाई जी क्या है, बाउंडेड है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों से मिलाकर हम लिवोली थ्योरम का कंक्लूजन लगाकर ये बोल सकते हैं कि एफ बाई जी जी जो फंक्शन है वो एंटायर प्लस बाउंडेड है। दैट मीन्स वो कांस्टेंट है। तो एफ बाई जी इज इक्वल टू सी, कुछ सी मान लो या फिर के मान लो, ठीक है। सी को भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एफ जेड इज इक्वल टू सी इंटू जी जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो ये वाला ही हमें ऑप्शन नंबर 4 में बोल रखा था कि एफ इज इक्वल टू सी इंटू जी जेड, यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर सी के लिए एफ इज इक्वल टू सी इंटू जी जेड। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोल रखा है, ए वाले ऑप्शन में ये बोला है कि एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। देखो अगर इन्होंने बोला कि एफ भी जीरो नहीं होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, पर यहाँ से हमें हमें ओवरऑल कंक्लूजन ये मिला है कि एफ क्या है, सी इंटू जी जेड है, ठीक है। हमें ये तो पता है कि जी कभी भी जीरो नहीं है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। पर अगर हम इस कांस्टेंट सी को जीरो ले लें तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जेड, और यहाँ पर जीरो इंटू जी ऑफ जेड, कुछ भी नॉन जीरो हो तब भी जीरो ही बन जाएगा हमेशा हमारा एफ जेड। मतलब अगर हम कांस्टेंट के ऊपर एक स्पेशल कंडीशन ले लें कि कांस्टेंट को जीरो ले लें तो एफ जेड जीरो बन जाएगा। पर इन्होंने तो ये बोला है ना कि नॉन जीरो है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, हमेशा ट्रू नहीं है। अगर मैं भी ट्रू बोला होता तो ये सही हो जाता कि ऐसा हो सकता है कि अगर हम नॉन जीरो कांस्टेंट सी ले उसके लिए कभी जीरो ना बने, क्योंकि ये अगर ये नॉन जीरो ले लिया कांस्टेंट और जी तो नॉन जीरो है ही, ठीक है। तो ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड में क्या बोला है, एफ इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब कांस्टेंट जरूरी थोड़ी ना है कांस्टेंट हो, ये तो जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर अगर जी कांस्टेंट हो गया तो एफ क्या है, कोई इसका मल्टीपल है, तो ये एफ भी कांस्टेंट हो जाएगा। पर जी अगर नॉन कांस्टेंट हो गया, जैसे कि हम यही मान रहे थे कि एफ जी नॉन जीरो है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो मैंने क्या करा, जी को ये ले लिया ई की पावर जेड, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि जी ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, क्योंकि ई की पावर जेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। तो एफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सी इंटू ई की पावर जेड बनेगा। पर ये वाला फंक्शन तो कांस्टेंट नहीं है, जब जब अगर सी को हम जीरो ले लेंगे उस केस में तो बन जाएगा। पर यहाँ पर अगर मैंने सी को कुछ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है तो ये क्या बनेगा, कुछ जैसे मान लो टू इंटू ई की पावर जेड ले लो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो टू इंटू ई की पावर जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं बना, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अब यहाँ से सी में क्या बोला है कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो का जीरो होना जरूरी तो नहीं है, वही चीज़ होगी ना ये, तो जैसे कि एफ ऑफ जीरो क्या होगा, सी इंटू जी ऑफ जीरो, ठीक है। अब जी जीरो तो कभी भी जीरो नहीं होने वाला क्योंकि हमारा जी जेड
नॉन जीरो है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जीरो नहीं हो सकता, ये तो जीरो नहीं है। अब अगर सी वाला कांस्टेंट अगर जीरो बन गया तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी। पर अगर सी कुछ ऐसा ही है, जैसे अब हमने ऐसे लिया था 2 × e⁻z बना दिया था एफ जेड को, ठीक है, मतलब सी जो ये कांस्टेंट था ना मल्टीप्लाई में, इसको हमने नॉन जीरो ले लिया था। तो यहाँ से जब हम एफ ऑफ जीरो निकालेंगे, एफ ऑफ जीरो कितना आएगा 2 × e⁻0, e⁻0 कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए देखा था सिर्फ कि जीरो होना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मे भी पूछा होता तो ये सही हो सकता था, ठीक है, लेकिन ये तो हमें हमेशा ट्रू मिला डी वाला, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, ये वाला एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पक्का एक बार ध्यान से देखना है ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि कब हम डिनोमिनेटर में कभी अगर ऐसे दे रखा है दो फंक्शंस में ऐसे रिलेशन, तो हमें डिनोमिनेटर में कब लेके जाना है कब नहीं लेके जाना है। आगे जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स करेंगे जिनमें हमें ये कंडीशन ना दे रखी होगी कि ये नॉन जीरो है या जीरो, ऐसा कुछ बताएंगे ही नहीं, कि फिर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर में ले जाएं और हम इनकी जो एक रेशनल टाइप का बन जाएगा f/g, उसको हम एंटायर बोल पाएँ पूरा, तो इसलिए ये वाली चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट थी। आई होप आपको अब ये वाली चीज़ याद रहेगी अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें हमने सिर्फ ये बेसिक डेफिनेशन और ये वाली चीज़ें करी हैं। इसके कम से कम 2-3 लेक्चर और हो सकते हैं, मतलब 2-3 पार्ट्स और हो सकते हैं, ऐसे ही ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे, छोटे छोटे से ही होंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से हम रिवाइज़ कर पाएँ। इसकी अभी काफ़ी कोरोलरीज हैं, कई सारे, कम से कम 10-12 कोरोलरीज हैं जो हम अच्छे से रिवाइज़ करेंगे उनको, और उन पे बेस्ड फिर एग्जांपल्स भी करेंगे, और स्पेशली जो गेट एग्ज़ाम और CSR एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, इसको करके जाना ही जाना है पेपर में, हम इसको स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।